आप लोगों की यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम तिथि जो है आ चुकी है। आई होप आप सभी लोग तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग घटना चक्र की पुस्तक लेखपाल मार्गदर्शिका अध्ययन सामग्री को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक का जो है आप लोगों को मास्टर वीडियो दिया जा रहा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका पहला टॉपिक है, जिससे 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 5 नंबर के, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो जो छात्र वीडियो पर पहली बार हैं कृपया जो है जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर लगातार पिक्स के माध्यम से जो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है और इन सारे टॉपिक से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपको वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो आज के इस मास्टर वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान को पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को समाप्त करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। भारत में संवैधानिक विकास पहला टॉपिक है आपका। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। तो यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिर चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर आपका चार्टर एक्ट 1833 और फिर चार्टर एक्ट 1853। तो ये जो होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ये आपका पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, 1858 का भारत शासनाधिनियम आता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946 के अधीन किया गया। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य, कुल 7 सदस्यीय समिति थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। पहला प्रारूप 1948 में प्रकाशित किया गया। संविधान सभा की बैठक कुल 165 दिन चली तथा जिसमें 11 सत्र हुए। संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के स्रोत।
भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। कनाडा से क्या लिया गया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान से विश्व द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान, यहाँ पर भाग, विषय और अनुच्छेद दिया गया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। इसके अंदर अध्याय 1 में जो है सामान्य, अध्याय 2 के अंदर कार्यपालिका, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार, अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निश्चित, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 ड़ा। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ, 243 ता से 243 या छा। भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ, 243 या जा से 243 या ना। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 का। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। अध्याय 1 में विधायी संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300 का। अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में उधार, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। अध्याय भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। अध्याय 1 में सेवाएं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। भाग 14 का अधिकरण, 323 का से 323 खा। भाग 15 में निर्वाचन, 323 से 329। 329 का लोपित हो चुका है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 का। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं,
अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अध्याय 4 में विशेष निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अगला टॉपिक है आपका संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 4 से 71 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दफाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आवश्यकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दफाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन यानी रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट्स निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 काका दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोक सेवा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी, यानी इसे जो है अब समाप्त कर दिया गया है। किससे? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 खा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी NCBC। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी SC आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी ST आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी बैकवर्ड कमीशन। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दफाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। जैसे आपका हो गया अनुच्छेद 356, तो इसके अंदर क्या है आपका संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दफा में आपका उपबंध हो गया। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, ठीक है। इसके अलावा 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 368 में संविधान संशोधन। तो इस तरीके के जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको जरूर याद कर लीजिएगा। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति हो गया। अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं का गठन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जितने भी आपके आयोग हैं, 338 में SC आयोग, 338 का में FT आयोग, 338 खा में OBC यानी बैकवर्ड क्लासेस, और 340 में पिछड़े वर्गों की दफाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंपॉर्टेंट हो गई। 280 में फाइनेंस कमीशन हो गया। 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, ठीक है, जो कि पहले आपका क्या था, मूल अधिकार था, बाद में से हटा दिया गया था। इसके बाद आपका अनुच्छेद 263 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। इसके बाद अनुच्छेद 76 हो गया, भारत का महान्यायवादी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद 137 वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रक्षेपित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 में है, और हमने अभी देखा यहाँ पर आपका जो है राज्यपाल का अध्यादेश की पावर जो है 213 में, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपका अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लक्ष्ण की जो है राष्ट्रपति की शक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 61 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है प्रेसिडेंट की। 51 का तो आपको इम्पोर्टेंट है ही, मूल कर्तव्य है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक हो गया, जॉइंट फिटिंग होगी आपकी। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है।
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा टाई होने पर जो है निर्णायक मत जो है कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, 101 में दिया गया है। इसके अलावा ये जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 39 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा होगी, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 45 हो गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा के प्रावधान हो गया। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियाँ। इसके अलावा 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसके अलावा यहाँ से लेके आपका जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 14 से विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। इसके अलावा अनुच्छेद 16, 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। 19 के अंदर वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण हो गया। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो गया। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध हो गया। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो आपको जो है जितने भी आपके भाग हैं वो याद होने चाहिए। ये जो मैंने आपके आर्टिकल बताए हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपकी सारी चीज़ें याद हैं तो आपको कम से कम मान चलिए 5 प्रश्न अगर आने वाले हैं तो 1 प्रश्न आपका यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा आपको तैयार करनी है आपको अनुसूची, जो कि आपका क्या है अगला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, पहले अनुसूची को समाप्त करते हैं। अनुसूची मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 हो गई। अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। अनुसूची विषय, पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, आठवीं अनुसूची में भाषाएं, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों विनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, कई बार ये पूछा गया है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। यहाँ पर आपका नोट पॉइंट दिया गया है, 9वीं अनुसूची को संविधान यानी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है आपके, ठीक है। प्रथम संशोधन, ठीक है, 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन अधिनियम 1950 से जुड़ा है, 11वीं अनुसूची से 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। आइए अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो यानी जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, तो इसके माध्यम से 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। यानी ये इससे पहले मूल संविधान में नहीं थे। उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की कुंजी कही जाती है। संविधान की उद्देशिका न्याय योग्य यानी जस्टिफिएबल अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, जस्टिफिएबल है कि नहीं है? जस्टिफिएबल आपका नहीं है। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे सीधा प्रश्न आपका बन जाता है कि जो आपके वर्ड समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र एवं गणराज्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो शब्द जोड़े गए हैं वो भी जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने देखा अभी। इसके अलावा पूछा जाता है आपका कि न्याय कितने प्रकार का है। तो न्याय, सामाजिक न्याय की बात होती है प्रस्तावना में, आर्थिक न्याय की बात होती है और राजनीतिक न्याय की बात होती है। इसके अलावा पूछा जाता है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 3 प्रकार का न्याय होगा। सीधे प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी 2 समता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। अगला है आपका मौलिक अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नोट पॉइंट, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अपवाद, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता किसी भी रूप में
आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। कौन सा है? अनुच्छेद 19(1) का में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) खा में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गा संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घा भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ड़ा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छा जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। नोट पॉइंट। पहला, मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1) चा एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं को सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 19(1) का से लेकर 19(1) छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना है। नोट पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य उपलब्ध कराई जाएगी। नोट पॉइंट। 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये जो संशोधन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 6 से 14 वर्ष ये भी इम्पोर्टेंट है कि आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार मिला है अनुच्छेद 21 का के तहत। अनुच्छेद 22 कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। पहला, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि
से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 और 7 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। सामान्यतः 3 माह से अधिक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का प्रावधान है, पर अनुच्छेद 22(7) के अंतर्गत संसद कुछ परिस्थितियों वर्गों में सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी 3 माह से अधिक निरोध का प्रावधान कर सकती है। गिरफ्तार निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नोट पॉइंट: कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। दूसरा है परमा आदेश मैंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। डी है आपका उत्प्रेषण यानी फर्टियोरी। ई क्या है आपका अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता का विचार किया जा सके। अगला है आपका परमादेश यानी मैंडेमस। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। अगला सी है आपका प्रतिषेध प्रोहिबिशन। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। अगला है आपका फर्टियोरी उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहाँ लंबित मुकदमों को उसके पास भेजें। ई है आपका अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से वह लोकपद धारित कर रहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न। तो केवल नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। यहाँ पर मौलिक अधिकार है, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। पहला, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है आपका मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है आपका नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है आपका मौलिक अधिकार, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है आपका नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाएगा, जबकि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जो आपके मौलिक अधिकार हैं कानूनी रूप से मान्य हैं, जबकि आपके नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता इनकी है। मूल अधिकार लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए हैं। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं हेतु प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको फर्निशिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। अगला है टॉपिक आपका संघ। सरदार फर्निशिंग की अनुशंसा 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की थी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उसके पद से हटाया जाता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं पुडुचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया, ठीक है, इस बार जो है पेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला टॉपिक है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगला टॉपिक है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कई बार पूछा गया है। अगला टॉपिक है आपका संसद। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हैं। ठीक है, तो संसद में तीनों आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, कई बार पूछा गया है संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई है। संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 को है। राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। लोकसभा, लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान हैं। संविधान के लागू होने पर प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी संसद सदस्यों के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाकर उन्हें महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ किसी मामले की सुनवाई हेतु केशवानंद भारती केस की रही, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक तथा निर्वचनकर्ता कहा जाता है। उच्च न्यायालय, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की फन परीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। कई बार पूछा गया कहाँ से आता है, संचित निधि से आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार
किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में उपलब्ध है। राज्यपाल को मृत्युदंड को छोड़कर राष्ट्रपति के समान ही क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नोट पॉइंट। संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है, किंतु दिल्ली तथा पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य विधायिका संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधानसभा निम्न सदन है। इसकी संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आवश्यक है। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 500 न्यूनतम 60 है। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य हैं। पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठन न करने की छूट है। पंचायती राज संबंधित समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ईयर जो है मैच करने के लिए पूछता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में, पीके थुंगर समिति 1988 में। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी आ सकता है और मैचिंग में भी आ सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एलएम सिंघवी 1986 और पीके थुंगर 1988। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उसे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 243 यम के अनुसार भाग 9 मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों पर लागू नहीं होता। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243(3) के अनुसार नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण
प्रदान किया गया है। नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का 18 नए अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। कई बार पूछा गया है प्रश्न। लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। पहला विधायी संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियों, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में मूलतः 97 विषय, वर्तमान में 98 हैं, जिनमें रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु तथा जल परिवहन, नागरिकता आदि प्रमुख हैं। राज्य सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। इस सूची में मूलतः 66, वर्तमान में 59 विषय शामिल हैं। इसमें कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आदि विषय शामिल हैं। तो कई बार ये पूछा गया है राज्य सूची के विषय। तो इसमें अब कृषि हो गया, कारागार हो गया, भू राजस्व हो गया, लोक व्यवस्था है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, स्थानीय शासन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अगला है आपका समवर्ती सूची। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। इसमें मूलतः 47, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं आदि शामिल हैं। तो कई बार पूछा गया समवर्ती सूची के विषय में, तो याद रखना, शिक्षा जरूर याद रखना, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है जो याद रखने हैं। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वह विषय शामिल होते हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अनुच्छेद 246(a) के अधीन अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंपी गई हैं। अगला टॉपिक है आपका नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना की। अभी इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बार पेट में पूछा गया था। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है और ये कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को जो है बना था। ठीक है, पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और इसी के स्थान पर आपका आया है नीति आयोग। ठीक है, और ये कब आया है, 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह सरकार
के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय पर परामर्श देता है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला टॉपिक है आपका वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व वित्त आयोग का गठन करता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। राष्ट्रपति द्वारा इसके एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष दिया गया, अध्यक्ष दिया गया और कार्यकाल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पहला वित्त आयोग नियुक्ति 1951 में, अध्यक्ष केसी नियोगी, कार्यकाल 1952 से 57। दूसरा 1956 में, अध्यक्ष के सांथानाम, 1957 से 62 तक कार्यकाल। तीसरा 1960 में बना, ए.के. चंदा अध्यक्ष बने, कार्यकाल 1962 से 66। चौथा 1964 में पी.बी. राजमन्नार इसके अध्यक्ष, कार्यकाल 1966 से 69। पाँचवा 1968 में महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष, कार्यकाल 1969 से 74। छठा 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष बने थे और कार्यकाल 1974 से 79 तक। सातवां 1977 में बना जे.एम. सेलेट इसके अध्यक्ष, कार्यकाल 1979 से 84। आठवां 1982 में बना वाई.बी. चौहान इसके अध्यक्ष, 1984 से 89 कार्यकाल। नौवां 1987 में बना एन.के.पी. साल्वे इसके जो है अध्यक्ष, 1989 से 1995 कार्यकाल। 10वां 1992 में के.सी. पंत अध्यक्ष, कार्यकाल 1995 से 2000। 11वां 1998 में ए.एम. खुसरो अध्यक्ष, कार्यकाल 2000 से 2005। 12वां 2002 में सी रंगराजन अध्यक्ष, कार्यकाल 2005 से 2010। 13वां 2007 में विजय एल. केलकर अध्यक्ष, 2010 से 2015 कार्यकाल। 14वां 2013 में वाई.बी. रेड्डी, 2015 से 2020 तक कार्यकाल। 15वां 2017 में एन.के. सिंह, कार्यकाल इनका जो है 2020-21 था ही, साथ में इसको एक्सटेंड किया गया 2021 से 2026। 16वां 2023 में अरविंद पनगड़िया, अगले 5 वर्षों के लिए। अगला है आपका लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जाता है। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में 3 होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के
निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। नोट पॉइंट, राज्यों में होने वाले पंचायतों व नगर पालिकाओं चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा होता है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना आदि भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। नोट पॉइंट, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 याद रखना, क्या हुआ था, जो आपकी न्यूनतम आयु थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। राष्ट्रीय दल चुनाव चिन्ह: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम हंसिया हथौड़ा और तारा, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक, आम आदमी पार्टी झाड़ू। नोट पॉइंट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक था। अस्थायी विशेष उपबंध: संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। नोट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति से घोषणा की कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। ध्यानतब है कि अनुच्छेद 370 के तहत मूलतः जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध थे। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख संशोधन: प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 4 श्रेणियों का, खा, गा एवं घा को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन अधिनियम 1962, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल। 13वां संशोधन अधिनियम 1962, इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। 71वां संशोधन अधिनियम 1992, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन अधिनियम 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104वां संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। 105वां संशोधन अधिनियम 2021, यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एसईबीसी की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को
पुनर्स्थापित करता है। 106वां संशोधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया है। पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संतुष्टियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति HPC द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वशासी इकाइयाँ पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1952-53। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 के पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करे। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। वर्ष 1951-52 में ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। वर्ष 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया। वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। वर्ष 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। पंचायतों के विकास का दूसरा चरण 1953-54 से 1959-60। वर्ष 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। वर्ष 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। वर्ष 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 ही रह गई, जबकि
न्याय पंचायतों की संख्या 85 थी। वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायतों का कृषि विषयक कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलन में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण 1960-61 से 1971-72। वर्ष 1960-61 में गांवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उपसमितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतें तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। पंचायतों के तीसरे आम चुनावों के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। पंचायतों के विकास का चौथा चरण 1972-73 से 1981-82। वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 को विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतें अर्थात ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। वर्ष 1981-82 के अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,791 न्याय पंचायतें कार्यरत रहीं। ग्राम पंचायतों का पांचवां सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। पंचायतों के विकास का पांचवा चरण 1983-84 से 1992-93। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। वर्ष 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। ग्राम पंचायतों के विकास का छठवां चरण 1993-94 से भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 1991 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से देश में अनुच्छेद 243 एम के अपवादों सहित लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ।
इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एकरूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पंचायतों का संगठन और संरचना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण। पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, पंचायतों की कृत शक्तियाँ, उत्तरदायित्व का विस्तार, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों, सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग 27% से अनधिक एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून पदों एवं स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो एवं वह उसे पूरा कर सकें। संविधान एवं राज्य के पंचायत राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1995 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। पहला है आपका ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान। दूसरा है पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान। चौथा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास के योजना के अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। बहुउद्देशीय पंचायती भवन, भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योष्टि स्थलों का विकास। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें वार्षिक लेखा विवरण, प्रशासनिक प्रतिवेदन, विकास कार्यक्रमों पर विचार कर ग्राम पंचायत को सिफारिशें सुझाव देती हैं। सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57,961 ग्राम पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत, 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायत हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 57,695 दी गई है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। एक है नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। ठीक है, तो जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय हैं वो 3 प्रकार के हैं। नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन लागू करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ZG में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष
1916 में शुरू किया गया। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पर भारत के गवर्नर जनरल की स्वीकृति 7 दिसंबर 1947 को प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष सामान्य मतदाता के अनुरूप है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी BDO होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 4 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। क्षेत्र पंचायत। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला पंचायत। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। पहला प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 243 तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष 1961-62 में लागू की गई थी। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी। मत देने का अधिकार। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, वह उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या की कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग के 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है। पहला, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो। पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट। ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि। ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम। ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किए जाएं।
इसके अलावा ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी। पहला, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितधारी की पहचान, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद यथास्थिति अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रधान का निर्वाचन, ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। कि यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता तो ग्राम पंचायत की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा या तो पहला, प्रशासनिक समिति इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है। प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे कि राज्य सरकार निर्दिष्ट आदेश में निर्दिष्ट करे पद धारण करेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबंध कोई व्यक्ति एक साथ पहला, ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं होगा या एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा या ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा या एक से अधिक ग्राम पंचायतों में कोई पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है या किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रमुख या उप प्रमुख है या किसी जिला पंचायत का सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, प्रधान को हटाने हेतु ग्राम सभा द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगा। इस बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। पंचायत क्षेत्र की घोषणा, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिसकी जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर परिष्कार कर सकती है। पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है या यह घोषणा कर सकती है कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे, 1000 से अधिक किंतु 2000 से अधिक हो 11 सदस्य होंगे या 2000 से अधिक किंतु 3000 से अधिक हो 13 सदस्य होंगे या 3000 से अधिक हों तो 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। यदि तत्समय
प्रवृत्ति विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। अगला है आपका ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण। ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। ग्राम पंचायत की कृत्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कुछ प्रमुख कृत्यों का संपादन करेगी। कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, जल वितरण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन, पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार करना, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना इत्यादि। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाए प्रेषित करेगी। तो इसी के साथ आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो जो छात्र वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुँचे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए यूपी लेखपाल 2026 के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे वीडियो उसी के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो को रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स देखना है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ में वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि उनको भी जो है लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।